बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर्स के बारे में और साथ हम लोग देखेंगे फॉस्फोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफॉस्फोरीमीटर्स के बारे में। बेसिकली ये जो डायग्राम है ये रिलेट करिए हमारे पिछले वाले लेक्चर के साथ जो हमने पढ़ा है स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर। उसमें हम लोगों ने बात नहीं की कि किस तरह से सारा प्रोसेस होगा, तो ये बेसिकली उसकी डायग्राम और उसकी ग्राफ्स हैं। ये पिछले वाले लेक्चर में इंक्लूड होंगे। ठीक है। स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर बेस्ड ऑन अरे ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स को भी हमने कहा कि जो डिटेक्टर्स होते हैं उनको हम बेसिकली ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। तो हमने कहा कि ट्रांसड्यूसर जो है वो टू डायमेंशनल डिवाइस है दैट सी द एक्साइटेशन एंड इमिशन रेडिएशन इन टू प्लेन्स। यानी कि एक्स और वाई प्लेन कह सकते हो, यानी कि ग्राफ देगा आपको एक्स वाई प्लेन के अंदर। और ये जो ट्रांसड्यूसर है ये टू डायमेंशनल डिवाइस है, यानी कि ये एक्स और वाई प्लेन पे आपको वैल्यूज देगा, ग्राफ देगा। और कौन से ग्राफ हैं? जो एक्साइटेशन और इमिशन रेडिएशंस के ग्राफ होंगे। तो बेसिकली पूरा प्रोसेस होता किस तरह से, ये आपको नजर आ रहा है फर्स्ट पे कि एक्साइटेशन पॉलीक्रोमेटर लिखा हुआ है। एक ट्रायंगल बना है उसके साथ लिखा है एक्साइटेशन पॉलीक्रोमेटर। तो आपने याद था कि हमने कहा था कि मोनोक्रोमेटर्स यूज होते हैं, कि ये बेसिकली पॉलीक्रोमेटर है। पॉलीक्रोमेटर का क्या मतलब है कि एक होल से अगर लाइट आएगी तो वो जाके स्कैटर हो जाएगी और वो स्कैटर्ड लाइट जो है वो डिफरेंट शेड्स शो करेगी। डिफरेंट शेड्स शो करेगी अपनी इंटेंसिटी के मुताबिक। जैसे रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है और यूवी है। तो बेसिकली पॉलीक्रोमेटर के अंदर से ये सारी लाइट्स निकल रही हैं। अब आपने आगे रखा हुआ है सैंपल। ठीक है? यानी आगे जो आपका रिएक्शन हो रहा था बेसिकली वो है। तो जब सैंपल में से ये लाइट पास करेगी और फिर इमिशन होगी, वहाँ पर क्या सैंपल के अंदर जब घुस रही है तो यहाँ पर क्या हो रही है? एब्ज़ॉर्प्शन या एक्साइटेशन। नेक्स्ट जो है ये जब सैंपल से निकलेगी ये डिटेक्टर में जा रही है, जो आपको आगे नज़र आ रहा है ये है डिटेक्टर। तो ये डिटेक्टर के अंदर जब एंटर होगी तो यहाँ पर बेसिकली इमिशन हो के एंटर हो रही है। समझ आई? देखो पहले एक्साइटेशन है। एक्साइट कब होती है? जब वो एब्ज़ॉर्ब करती है। पीछे से उसने लाइट एब्ज़ॉर्ब किया, वो एक्साइट हुई। डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइट उसने शो किया, वो सैंपल से गुजरेगी। सैंपल से गुजरने के बाद उसने सैंपल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको एक्साइट किया, वो डी एक्साइट होंगे तो इमिशन होगी वहां पर। ठीक है, लाइट की इमिशन होगी। अब साथ डिटेक्टर लगा हुआ है, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा कि भाई वैल्यूज क्या आई हैं। अब ये जो आपको नजर आ रहा है कि जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर लिखा है लैम्डा एक्साइटेशन और जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर लिखा है लैम्डा इमिशन। तो बेसिकली जो इमिशन की वैल्यूज हैं वो नीचे होंगी और जो एक्साइटेशन की वैल्यूज हैं वो ऊपर होंगी। ये एक तरह से डिटेक्ट कर रहा है बीम को। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि अब ऑब्जर्व फ्लोरेसेंट एक्साइटेशन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा साइमल्टेनियसली, दोनों को इकट्ठे ऑब्जर्व किया हमने। अब सपोज करो, देखो यहाँ पर एक्साइटेशन होना शुरू हुई। एक्साइटेशन का मतलब है कि अभी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है, अब नीचे उसकी वेवलेंथ है। ठीक है। अब क्या हुआ, उसने एब्जॉर्प्शन स्टार्ट की। इंटेंसिटी साइड पर आपको नजर आ रही है और वेवलेंथ नीचे नजर आ रही है। बेसिकली इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ है। 400 से थोड़ा पीछे से ये शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता इसकी पीक्स नजर आ रही हैं आपको। अब अगर नोट करोगे ना, ये पीक्स तकरीबन उन्हीं वैल्यूज पे होंगी जो वैल्यूज हमने पिछली वाली स्लाइड में 6-7 वैल्यूज पढ़ी थी, तकरीबन उनमें ही होंगी। तो यहाँ ये 400 से भी पहले से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, या आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, पीक्स भी आ रही हैं और ये जाकर खत्म हो गया है हमारे पास जहाँ पर 500 से थोड़ा सा आगे जाके। ठीक है, 500 से थोड़ा सा आगे जाके ये खत्म हो गया और इसी तरह वहां से फिर इमिशन स्टार्ट हो गई। ठीक है। उसी ग्राफ के थोड़ा सा अंदर से, यानी 500 से थोड़ा सा पीछे से इमिशन स्टार्ट हुई और इमिशन का ग्राफ चला 600 से थोड़ा आगे तक बेसिकली। तो ये हमारे पास आ गई पीक्स। अब अगर आप देखो तो ये मिरर इमेजेस नहीं लग रही है एक दूसरे की, यानी कि बिल्कुल मिरर इमेजेस हैं, यानी कि जिस तरह से पीक्स उसकी आई थी उसी तरह से बिल्कुल इसकी आई हैं। और हाईएस्ट पीक्स भी बिल्कुल बराबर, उसके नीचे वाली भी। लेकिन थोड़ा सा फर्क आ रहा है किस चीज़ में, कि पीक्स वहां पर थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंस थी, थोड़ा सा उनकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा थी। इमिशन के अंदर उनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है। क्यों? क्योंकि कुछ हीट की फॉर्म में भी एनर्जी जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो बेसिकली इस वजह से यहाँ पर पीक्स के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। जो छोटी वाली पीक्स है ना, इनकी लेंथ उतनी नहीं है, इनकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। वेवलेंथ ऑलमोस्ट सेम जगह पर ही आ रही है इनकी, यानी कि सेम गैप से ही आ रही है। नेक्स्ट वाला अगर ग्राफ देखो, इसके अंदर उन्होंने 500 और 600 इंटेंसिटी भी दिखाई है और नीचे उन्होंने जो है वो लैम्डा वेवलेंथ दिखाया और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी शो की हैं पीक्स। तो बेसिकली इस वाले को करने की इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो ग्राफ दिखाया है ये लंबी वाली लाइन जो कि एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मूव करी है, वो लैम्डा एक्साइटेशन उन्होंने दिखाई है। ठीक है, यानी कि जब एक्साइट हो रहा था तो फिर क्या वैल्यूज थी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फोरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोफॉस्फोरीमीटर। तो बेसिकली ये टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट्स दैट हैव बीन यूज्ड फॉर स्टडिंग फॉस्फोरेसेंस आर सिमिलर इन डिजाइन टू द फ्लोरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर्स, जस्ट कंसीडर एक्सेप्ट दैट टू एडिशनल कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब उन्होंने कहा है कि जो फॉस्फोरीमीटर्स है ना, या जो स्पेक्ट्रोफॉस्फोरीमीटर्स हैं, इनके लिए भी सारा इंस्ट्रूमेंट सेम ही होता है जैसे अभी हमने फ्लोरोमीटर्स के बारे में पढ़ा, लेकिन दो एडिशनल कंपोनेंट्स यूज होते हैं इसमें। वो एडिशनल कंपोनेंट्स कौन से हैं ये हम देखते हैं। एक्साइटेशन मस्ट बी गेटेड इन टाइम टू ऑब्जर्व फॉस्फोरेसेंस इन द एब्सेंस ऑफ फ्लोरेसेंस इमिशन। अब उन्होंने कहा है कि एक्साइटेशन जो है वो मस्ट बी गेटेड इन टाइम, मस्ट बी परफॉर्म्ड इन टाइम, ताकि आप फॉस्फोरेसेंस को ऑब्जर्व कर सको जब फ्लोरेसेंस नहीं हो रही। ठीक है, जिस टाइम पर, क्योंकि हमें पता है कि जब
जब फॉस्फोरेसेंस होती है तो इसका क्या मतलब है कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर गया ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट पे, ऐसे ही है ना। तो जब ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट पे गया तो फिर फ्लोरेसेंस तो नहीं होगी, फिर जब वो ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो जो फिनोमिना होगा ल्यूमिनेसेंस का वो फॉस्फोरेसेंस होगी। तो उन्होंने कहा कि एक्साइटेशन जो है वो टाइम पर होनी चाहिए ताकि आप फॉस्फोरेसेंस ऑब्जर्व करो जब फ्लोरेसेंस ना हो रही हो। A device that will alternately irradiate the sample and after a suitable time delay measure the intensity of phosphorescence। अब उन्होंने कहा कि एक डिवाइस हम यूज करते हैं जो क्या करेगी, वो अल्टरनेटली इरेडिएट करेगी सैंपल को, और एक सुटेबल टाइम के डिले के बाद वो इंटेंसिटी मेजर करेगी फॉस्फोरेसेंस की। यानी आप यहाँ पर एक ऐसी डिवाइस यूज करते हो जो फ्लोरेसेंस नहीं होने दे रही, वो फॉस्फोरेसेंस होने दे रही है। वो थोड़ा सा टाइम डिले करेगी और फिर फॉस्फोरेसेंस की इंटेंसिटी को मेजर करेगी। द टाइम डिले इज रिक्वायर्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्ग लिव फॉस्फोरेसेंस एंड शॉर्ट लिव फ्लोरेसेंस दैट वुड ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम सैंपल। अब देखो टाइम टाइम क्यों, आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये जो मैंने आपको फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस का डिफरेंस कराया था कि बेसिकली डिफरेंस क्या है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फ्लोरेसेंस होती है ना, ये कम टाइम में होती है, यानी कि ये शॉर्ट लिव्ड होती है बिल्कुल, और जो फॉस्फोरेसेंस होती है ये थोड़ी सी लॉन्ग लिव्ड होती है अगर हम कंपेयर करें फ्लोरेसेंस के साथ। क्यों? क्योंकि फ्लोरेसेंस से ये जंप करके फॉस्फोरेसेंस हो जाता है, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशंस होती हैं, उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट पर आता है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है फॉस्फोरेस फ्लोरेसेंस की निस्बत। ठीक है, तो फ्लोरेसेंस लॉन्ग लिव्ड होती है, इसीलिए जो टाइम डिले हुआ है ये वाइब्रेशनल रिलैक्सेशंस में लग जाता है, ये जंपिंग में लग जाता है, ये स्टेट चेंज करने में लग जाता है, इस वजह से ये थोड़ा सा लॉन्ग लिव्ड होता है। और फ्लोरेसेंस जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। हालांकि ओरिजिनेट तो दोनों सेम सैंपल से हुए हैं। देखें ना, अगर सेम सैंपल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होके गए हैं एक सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट पे, तो अगर सिंगलेट से फौरन वापस आ गए ग्राउंड स्टेट पे तो उसमें कम टाइम लगा, वो शॉर्ट लिव्ड था, बिल्कुल जल्दी से नीचे आ गया। लेकिन अगर वहाँ से दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसने जंप किया और वो ट्रिपलेट पे चला गया, तो वो तो फिर देर से आएगा, ज़ाहिर है वो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशंस होंगी, जंपिंग में कुछ टाइम लगा, वो नीचे आएगा आहिस्ता-आहिस्ता, उसमें टाइम लगेगा। तो बेसिकली इस वजह से वो लॉन्ग लिव्ड है, फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, हालाँकि दोनों ओरिजिनेट हुए सेम सैंपल से। तो फर्स्ट हमारे पास बेसिकली ये था कि हम ऐसी डिवाइस यूज़ करते हैं जो डिले करती है टाइम को और फिर इंटेंसिटी मेजर करती है फॉस्फोरेसेंस की और इरेडिएट करती है सैंपल को अल्टरनेटली, यानी कि डिफरेंट तरीके से, जैसे फ्लोरेसेंस में होता है उससे थोड़ा सा चेंज होगा इसका मेथड। दूसरी चीज़ क्या है कि फॉस्फोरेसेंस मेजरमेंट्स आर परफॉर्म्ड एट लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर। लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पर फॉस्फोरेसेंस हम मेजर करते हैं, यानी -196 डिग्री सेंटीग्रेड, टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ द आउटपुट बाय कोलेजन कोलेजनल डीएक्टिवेशन, क्वेंचिंग। अब क्वेंचिंग भी हम लोगों ने पढ़ी थी, इसमें क्या होता है कि कोलेजन जितनी होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कि डिग्रेड हो जाता है, कि हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाती है, कि उतनी फॉस्फोरेसेंस की वैल्यू नहीं आती जितनी आनी चाहिए थी, या जितनी फ्लोरेसेंस की एनर्जी की वैल्यू आती है, इंटेंसिटी की वैल्यू, लाइट की वैल्यू आती है, उतनी नहीं आती फॉस्फोरेसेंस की। क्यों? क्योंकि जब ये वाइब्रेशनल रिलैक्सेशंस कर रहा होता है तो कहीं ना कुछ हवा में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ऑक्सीजन है उसके साथ कोलेजन होती है, इसकी एनर्जी लॉस होती रहती है। जब एनर्जी लॉस होगी तो या तो ये डिग्रेड हो जाएगा अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत स्लो होगा, और अगर ये डिग्रेड नहीं होता और नीचे आ जाता है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होगी, इसकी जो लाइट इवॉल्व होगी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होगी। तो उन्होंने कहा कि फॉस्फोरेसेंस जो है इसको हम तब मेजर करते हैं जब इसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जो कि बेसिकली लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है। ठीक है, ताकि हम डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर सकें, ताकि डिग्रेड ना हो जाए जो हमारा प्रोडक्ट बना है कोलेजनल डीएक्टिवेशन के थ्रू, यानी कि क्वंचिंग के थ्रू। जब क्वंचिंग होती है, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं ना, तो डिग्रेडेशन हो जाती है। तो हम टेम्परेचर इतना कम कर देते हैं ताकि कोलेजन बिल्कुल ही खत्म हो जाए, कोलेजन हो ही ना। तो जब कोलेजन नहीं होगी तो डिग्रेडेशन भी नहीं होगी और हम इजीली मेजर कर सकते हैं फॉस्फोरेसेंस को। नेक्स्ट है क्वेंचिंग इफेक्ट्स आर यूजुअली कंपेटिटिव इनफ टू प्रिवेंट फॉस्फोरेसेंस, यानी कि जो क्वांटिटी क्वेंचिंग के जो इफेक्ट होते हैं वो इतने होते हैं कि वो फॉस्फोरेसेंस को प्रिवेंट कर रहा था, यानी कि कंपेटिटिव इनफ टू प्रिवेंट फॉस्फोरेसेंस ऑब्जर्वेशन एट रूम टेम्परेचर। उन्होंने कहा कि आप रूम टेम्परेचर पे क्यों नहीं करते। रूम टेम्परेचर पे हम इसलिए नहीं करते कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे करें ना तो क्वेंचिंग इतनी ज़्यादा होगी, उनके दरमियान में कोलेजन इतनी ज़्यादा होगी कि फॉस्फोरेसेंस ही नहीं होगी, उसकी सारी एनर्जी, सारा जो कुछ होगा वो लॉस हो जाएगा, कोलेजन कर करके एनर्जी लॉस होती रहेगी और फॉस्फोरेसेंस नहीं हो पाएगी, प्रिवेंट होगी फॉस्फोरेशन, और ये फिर ऑब्जर्वेशन भी नहीं हो पाएगी। ज़ाहिर है जब फॉस्फोरेसेंस इतनी कम होगी तो ऑब्जर्व कैसे करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि क्वेंचिंग को हम क्या करते हैं, कम करने के लिए या क्वेंचिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर, यानी -196 के टेम्परेचर पे जाके इसको मेजर करते हैं। उसके बाद है एज शोन इन फिगर अ डेवर फ्लास्क विद क्वार्ट्ज विंडोज इज ऑर्डिनरी अ पार्ट ऑफ फॉस्फोरीमीटर। तो बेसिकली दूसरी चीज़ क्या आई कि हम एक तो -196 का टेम्परेचर यूज़ करते हैं, दूसरा हम लोग डेवर फ्लास्क यूज़ करते हैं जिसकी क्वार्ट्ज विंडो होती है। क्वार्ट्ज जो है एक मटेरियल है, उसकी विंडोज़ होती हैं, उसकी उस ऐसा मटेरियल या ऐसा एक
कह सकते हो एक ऐसा बॉक्स जिसकी विंडोज़ जो हैं वो क्वार्ट्ज़ की बनी है, उसको हम कहते हैं डेवर फ्लास्क है, ठीक है? जो कि फॉस्फोरीमीटर का एक पार्ट होता है। एट द टेम्परेचर यूज्ड द एनालाइट एक्सिस्ट एज़ सॉल्यूट इन अ ग्लास ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। अ कॉमन सॉल्वेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाइथाइल ईथर, पेंटेन और एथेनॉल। अब उन्होंने कहा कि टेम्परेचर जो हम यूज़ करें -196 का, उस पे एनालाइट जो है वो एक्सिस्ट करता है सॉल्यूट की फॉर्म में। इन अ ग्लास ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, यानी कि सॉलिड सॉल्वेंट होगा। वैसे बेसिकली होता क्या है, सोल्यूट लिक्विड होता है और सॉरी सोल्यूट जो है वो सॉलिड होता है और सॉल्वेंट लिक्विड होता है। यहाँ पर उल्टा है कि एनालाइट जो एग्जिस्ट कर रहा है एज सोल्यूट इन अ ग्लास ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट है बेसिकली। तो वो डाइथाइल नॉर्मली क्या होता है, डाइलेथाइल ईथर होता है, एथनॉल होता है, पेंटेन होता है, ये सारे लिक्विड्स हैं। लेकिन इसके अंदर ये जो हम डाबर फ्लास्क यूज कर रहे हैं, इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, ठीक है? ये फ़र्क है। ये फॉस्फोरीमीटर की डायग्राम आ गई हमारे पास। हुआ क्या, फ्रॉम एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर, ये जो आपको एक नज़र आ रहा है ना, ये वो एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि दीवार में एक सुराख कर दे तो वो जो बीम होगी वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी, प्रोपगेशन भी सेम लाइन में होगी। तो ये उस तरह से कि फ्रॉम एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर से ये पास हुआ, एक्साइटेशन इसकी हुई हुई थी, मोनोक्रोमेटर से पास हुआ ताकि इसकी बीम जो है वो स्ट्रेट रहे। एक्साइटेशन शटर अपर्चर, यहाँ पर जो है वो एक्साइटेशन शटर अपर्चर है, यानी कि ये जो है वो एक्साइटेशन वाला एक अपरेटस है, अपर्चर है, उसमें से पास की बीम। नेक्स्ट जो है ये सैंपल आपको नज़र आ रहा है, सैंपल सेल, इसके एंड में जाके हमारा जो है वो सैंपल पड़ा होगा जहाँ से बीम पास हो रही है। इसीलिए हमने इसको कहा ये डाबर फ्लास्क है विद लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन इसलिए कि उसका लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए, और डाबर फ्लास्क है जिसकी जो साइड्स हैं, जिसकी जो साइड्स है वो उसकी बनी है, क्वार्ट्ज की बनी हुई है। उसके अंदर हमने सैंपल का सेल रख दिया, जब लाइट आई है मोनोक्रोमेटर उसमें से पास की, और फिर जो है वो इमिशन शटर अपर्चर हुआ। पहले वो क्या था, एक्साइटेशन शटर अपर्चर, यानी कि वहाँ एक्साइटेशन हो रही थी और यहाँ पर आकर जो है वो इमिशन हो गई। इमिशन जो हुई है उसके आगे भी हमने एक मोनोक्रोमेटर रखा है ताकि जो है वो इमिशन जो निकली है वो भी स्ट्रेट लाइन से निकले और हम उसको डिटेक्ट कर सकें। अब आपको याद होगा जब हम लोगों ने फ्लोरेसेंस की फर्स्ट स्लाइड पढ़ी थी, हमने उसमें कहा था 2 मोनोक्रोमेटर यूज़ होते हैं। तो बेसिकली या ये देखो उसमें हमने ना फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस दोनों की बात की थी। तो 2 मोनोक्रोमेटर जो यूज़ हुए हैं वो यहाँ हुए हैं। देखो एक एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर और एक इमिशन मोनोक्रोमेटर, तो बेसिकली 2 मोनोक्रोमेटर्स ये थे। रोटेटिंग कैन एंड डेवर फ्लास्क आर यूज़। अब रोटेटिंग कैन भी यूज़ रोटेटिंग कैन हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि सारा का सारा जो अपरेटस है, ये जो सारा का सारा हमारे पास सैंपल मिक्सचर है, वो लाइट जो है उस सारे में से पास हो सके। क्योंकि अगर यूँ ही पड़ा रहे तो कहीं से ज़्यादा पास होगी, कहीं से कम, क्योंकि लाइट की तो मोनोक्रोमैट है। मोनोक्रोमैट लाइट है तो वो तो स्ट्रेट बीम है, वो एक जगह से ही गुज़रेगी, वो स्कैटर थोड़ी हो रही है जो वो सारे सैंपल को छुएगी। तो इसीलिए वो हिलता रहता है, रोटेट करता रहता है, वो गोल-गोल घूमता रहता है। जिस तरह से सीमेंट को मिक्स करने के लिए नहीं वो जो गोल सा होता है उसमें घुमाते हैं ताकि वो टोटल मिक्स हो जाए, इसी तरह से इसको हम लोग जो है वो रोटेट कराते हैं। रोटेटिंग कैन होता है ये, ताकि वो जो है वो सारा मिक्सचर उस सारे के अंदर से लाइट पास हो सके। डाबर इज़ प्लेस्ड इनसाइड अ रोटेटिंग कैन। रोटेटिंग कैन के अंदर हमने उसको प्लेस कर दिया डाबर फ्लास्क को, जिसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दैट हैज़ 2 स्लिट्स। अब उसके अंदर 2 स्लिट्स हैं, उसके अंदर हमने उसको प्लेस कर दिया। ज़ाहिर है ये हवा में तो नहीं लटका हुआ, इसको हमने प्लेस किया हुआ इधर। एज़ द स्लिट्स मूव विद इनटू द लाइन विद एक्साइटेशन बीम द सैंपल इज़ एक्साइटेड। अब जैसे ही स्लिट मूव करेगी लाइन के साथ, तो एक्साइटेशन बीम जो है वो एक्साइट कर देगी सैंपल को। जो एक्साइटेशन शटर अपर्चर उसमें से लाइट पास करेगी तो एक्साइट कर देगी हमारे सैंपल को। स्पीड ऑफ रोटेशन इज़ सच दैट शॉर्ट लिव्ड फ्लोरेसेंस इज़ सीज्ड बिफोर द स्लिट मूव इनटू अ लाइन विद द इमिशन डिटेक्टर, सो द ओनली फास्फोरेसेंस इज़ ऑब्जर्व्ड। अब उन्होंने कहा है कि जो रोटेशन है, स्पीड स्पीड रोटेशन की जो स्पीड है, वो इस तरह से हम लोग रखते हैं कि वो उसमें ना शॉर्ट लिव फ्लोरेसेंस ना हो सके। यानी कि अगर हम रोटेशन जो है वो मेरे ख़्याल में हम कम करते होंगे, ताकि अगर हम रोटेशन को कम कर दें तो उससे फ्लोरेसेंस जल्दी-जल्दी नहीं हो सकेगी। फ्लोरेसेंस जो है वो सीज़ हो जाएगी और लॉन्ग लिव फास्फोरेसेंस यहाँ पर होगी, जिसको हम लोग इमिशन डिटेक्टर के बाद डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर हमारे पास। एप्लीकेशंस में क्या है कि फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस मेथड्स आर एप्लीकेबल टू लोअर कंसंट्रेशन रेंजेस, कि अगर कंसंट्रेशन कम हो तब आप उसको अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं, एंड आर अमंग द मोस्ट सेंसिटिव एनालिटिकल टेक्निक्स। तो मोस्ट सेंसिटिव मेथड है, थोड़ी-सी भी गलती हुई किसी चीज़ की तो फ़ौरन से वो जो है वो आपका सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द एनहांस्ड सेंसिटिव अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट द कंसंट्रेशन रिलेटेड पैरामीटर्स फॉर फ्लोरोमेट्री एंड फास्फोरोमेट्री कैन बी मेजर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द पावर ऑफ द सोर्स। अब उन्होंने कहा कि एनहांस सेंसिटिविटी, अगर सेंसिटिविटी जो है वो एनहांस हो जाए इस फैक्ट के साथ, तो कंसंट्रेशन रिलेटेड पैरामीटर्स जो हैं दोनों के लिए, फ्लोरोमीटर के लिए बात करो या फास्फोरोमीटर के लिए, वो मेजर कर सकते हो इंडिपेंडेंटली ऑफ द पावर ऑफ सोर्स। अब पीछे हम लोगों ने बात की थी फ्लोरेसेंस वाले में कि पावर के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए तो हम वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे ताकि पावर को, एम्पलीट्यूड को हम कंट्रोल कर सके, उसको रिड्यूस कर सके ताकि हमें सही ग्राफ मिले। तो अब उन्होंने कहा कि सेंसिटिविटी अगर हम इन्हांस करते हैं ना, सेंसिटिव इन्हांस सेंसिटिविटी अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट
तो जो इन्हेंस्ड सेंसिटिविटी है, जो हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये मेथड जो है, वो बहुत मुश्किल है हैंडल करना, वो हम इस तरह से कह रहे हैं क्योंकि कंसंट्रेशन रिलेटेड पैरामीटर्स जो हैं, हम उनको तो मेज़र कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से मेज़र नहीं होगा। तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है इन दोनों मेथड्स में, हैंडल करना ईज़ी नहीं है। द सेंसिटिविटी ऑफ अ फ्लोरोमेट्रिक मेथड कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, अब हमने कहा कि सेंसिटिविटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं इंक्रीजिंग पी नॉट, कि आप पावर सोर्स की बढ़ा दो, और बाय फर्दर एम्पलीफाइंग द फ्लोरेसेंट सिग्नल, या फिर आप फ्लोरेसेंट सिग्नल को बढ़ा दो। अब देखो, हमने ना फ्लोरेसेंस वाले में क्या कहा था कि हमें पावर सोर्स की कम चाहिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम फास्फोरेसेंस के लिए कह रहे हैं कि अगर आपने फ्लोरेसेंस रोकनी है ना, आप पावर बढ़ा दो। जब आप पावर बढ़ाओगे ना, फ्लोरेसेंस हो ही नहीं पाएगी, आपको नज़र ही नहीं आएगी, या फिर आप उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दो फ्लोरेसेंस सिग्नल का, तब भी फ्लोरेसेंस नहीं हो पाएगी। तो हमें फास्फोरेसेंस नज़र आएगी ज़्यादा। द प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी ऑफ फोटोल्यूमिनेसेंस मेथड्स आर यूजुअली पुअरर देन दोज़ ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक। अब उन्होंने कहा ये जो फोटोल्यूमिनेसेंस मेथड्स है ना, इनकी प्रिसिजन और एक्यूरेसी जो है वो इंतहाई गंदी है। यानी कि इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है, इतनी प्रिसाइज़ नहीं है ये वैल्यूज़। तो बहुत, हमने पहले ही कहा सेंसिटिव मेथड है, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, तो वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नहीं आती, तो इसको हैंडलिंग करना भी मुश्किल है, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुअर हैं। अगर हम कंपेयर करें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेटर डिटेक्ट करता है लाइट को। प्रोसीजर बाय अ फैक्टर ऑफ परहैप्स 2 टू 5। तो फैक्टर्स कौन-कौन से, 2 से 5 तक इसके फैक्टर्स हैं। जनरली फास्फोरेसेंस मेथड आर लेस प्रिसाइज़ देन द फ्लोरेसेंस काउंटर पार्ट्स। हमने कहा फास्फोरेसेंस मेथड जो है वो कम प्रिसाइज़ हैं। अगर फ्लोरेसेंस की बात करें ना, फ्लोरेसेंस के काउंटर पार्ट्स की बात करें, वो फिर भी बेहतर है, लेकिन फास्फोरेसेंस जो है वो इंतहाई लेस प्रिसाइज़ है। यही वही बात है जो हमने पहले कर ली। तो यहाँ पर हमारी स्लाइड खत्म होती है।